तत्काल विभाजन नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं पंचायती ज्ञान। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है हिंदी साहित्य में जो पुस्तकें लिखी गई हिंदी साहित्य को लेकर और उसका काल विभाजन एवं नामकरण पर जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने सब एक PDF बनाई है और उसके माध्यम से मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता ग्रंथ किसने लिखा? तो 84 वैष्णवन की वार्ता ग्रंथ जो है गोकुलनाथ ने लिखा। भक्तमाल ग्रंथ किसने लिखा? भक्तमाल ग्रंथ नाभादास ने लिखा। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। किसका कथन है? यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह लिखा है। तो यह कथन मिश्रबंधु विनोद के लिए है। शुक्ल जी ने 3 चीज़ें कही थी, कविवृत्त संग्रह, बड़ा कविवृत्त संग्रह और बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह। तो जो बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा वह मिश्रबंधु विनोद के लिए कहा। अगला प्रश्न है, इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? तो इसका उत्तर है फ्रेंच। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में लिखा प्रथम हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह। बहुत लोग शिव सिंह सरोज लगाते हैं, लेकिन इसका उत्तर भाषा काव्य संग्रह क्योंकि 1873 में लिखा गया था। अगला है, गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी है। शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1883 में। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का जीवन परिचय दिया गया है? तो 1003 कवियों का। अगला है, इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर है 1847। पहला 1839 में, दूसरा 1847 में, और जो दूसरा संस्करण आया वो आया 1871 में। अगला, इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1871। अगला प्रश्न है, इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा? 3 भागों में। पहले संस्करण में 2 भाग आए और दूसरे संस्करण में 3 भाग आए। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, शिव सिंह सरोज में किस साहित्य ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया? तो शिव सिंह सरोज में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, हिंदू साहित्य का इतिहास किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है? तो यह उत्तर है इसका इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में किस विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? तो इसका उत्तर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रेसन का। अगला, हिंदू साहित्य का इतिहास किसने लिखा? इसके लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय। अगला, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? किशोरीलाल गोस्वामी ने। किशोरीलाल गोस्वामी ने ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी में किस नाम से अनुवाद किया? तो इसका उत्तर है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। बहुत लोगों ने जॉर्ज ग्रियर्सन के जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, साहित्य इतिहास ग्रंथ है, उसको प्रथम ऐसा ग्रंथ माना था जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में सटीक लिखा है, तो इसलिए इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम दिया गया। अगला, मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को प्रकाशन कब हुआ? तो मिश्रबंधु के प्रथम 3 भागों को प्रकाशन जो 1913 में हुआ। मिश्रबंधु में कौन नहीं है? मिश्रबंधु में इनमें से कौन सा नहीं है? तो श्याम बिहारी मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, गणेश बिहारी मिश्र भी हैं, और कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1888। अगला, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में कौन सा लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। और कब लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर है 1929 में। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे के आमूलचूल परिवर्तन का प्रयास किया गया? किस ग्रंथ में शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे के आमूलचूल परिवर्तन का प्रयत्न किया गया? तो इसका उत्तर होगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। किसने लिखा था? गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो किसने लिखा है? बताइए, आप सोचिए एक बार, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? इसका उत्तर है रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने अपने ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो शुक्ल ने अपने ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। रामकुमार वर्मा के ग्रंथ में कब से कब तक का समय लिया गया? देखिए, 693 1693 ईस्वी, 750 से 1000 ईस्वी, 750 से 1750 संवत और 750 से 1900 संवत। इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकेंड का। आप सोचिए एक बार, इन चारों में कौन से उत्तर होंगे? दोस्तों, इसके 2 उत्तर होंगे। एक तो होगा
750 से 1750 संवत, देखिए ये संवत है और यहाँ क्या है ईस्वी है, तो ये दोनों उत्तर इसके होंगे। एक मिनट में आपको सही से बता देता हूँ। इसका ये भी उत्तर होगा और ये भी, दोनों उत्तर होंगे इसके। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन कब हुआ, इसका उत्तर होगा 1940। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य ऐतिहासिक लेखन में इन्होंने कौन सी पद्धति का अनुसरण किया, तो साहित्य इतिहास लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पारंपरिक पद्धति अपनाई थी। पारंपरिक मतलब जैसे कबीर हुए, कबीर की परंपरा में कौन कौन हुए, ऐसी वाली पद्धति। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ, इसका उत्तर 1965। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा, तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। इनमें से किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को व्यास सम्मान मिला, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को व्यास सम्मान मिला, इसका उत्तर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला प्रश्न है ब्रजमाधुरी सार के लेखक कौन है, इसका उत्तर है वियोगी हरि। अगला प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है, आप इसका एक मिनट सोच लीजिए। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है, इसका उत्तर है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है इनमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक नहीं लिखी है, इनमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक नहीं लिखी है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। रमाशंकर शुक्ल, ये रामशंकर नहीं रमाशंकर शुक्ल होंगे, ये रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, और नागेंद्र, इन तीनों ने लिखी है और इंद्रनाथ मदान ने नहीं लिखी है। अगला प्रश्न है राहुल शंकरत्यायन ने कौन सा साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की, तो राहुल शंकरत्यायन ने लिखा था हिंदी काव्यधारा। अगला प्रश्न है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ग्रंथ किसने लिखा, तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ग्रंथ है इंद्रनाथ मदान का। अगला प्रश्न है रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ किसने लिखा, रीति काव्य की भूमिका जो ग्रंथ है वो नागेंद्र का है। इनमें से कौन सी पुस्तक नलिन विलोचन शर्मा की लिखी है, इनमें से कौन सी पुस्तक नलिन विलोचन शर्मा ने लिखी है, तो इसका उत्तर होगा साहित्य का इतिहास दर्शन है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला है कविता कौमुदी का प्रकाशन वर्ष, तो कविता कौमुदी का प्रकाशन वर्ष जो है वह है 1928। अगला है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में लिखा गया, तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भागों में लिखा गया। इसके बाद है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसने लिखा, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसने लिखा, तो यह पुस्तक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास कब प्रकाशित हुआ, तो इसका उत्तर है 2012। अगला है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसने लिखा, तो इसका उत्तर होगा नीरजा माधव। अगला हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसने लिखा, तो इसका उत्तर होगा नीलाभ। और अगला है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, इनका उत्तर है सुमन राजे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आप याद रखिएगा। इसके बाद है साहित्य इतिहास लेखन की कौन सी पद्धति सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। देखिए बहुत सारी पद्धति होती है, विधेयवादी, पारंपरिक, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक, और ऐसे बहुत सारी पद्धति होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे लोकप्रिय है, वह है विधेयवादी, जिसे शुक्ल जी ने अपनाई, जिसमें क्या होता है जाति, क्षण, विशेष और वातावरण। अगला है जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा। ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लीजिए, उसमें काल विभाजन और नामकरण को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य इतिहास के कालों के नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, कालों के नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा, तो भक्ति काल इसका उत्तर होगा। इनमें से कौन सा नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं दिया है, रीति काव्य, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम कविता और भक्ति काल, तो भक्ति काल जैसा कोई भी नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं दिया है। रीति काव्य, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी नाम उन्होंने दिया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा, तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा। ये सब आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, सारे प्रश्न उसमें कवर किए गए हैं। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से पुकारा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद है अलंकृत काल को मिश्र बंधुओं ने कितने भागों में बांटा, तो जितने भी उन्होंने अलंकृत काल रखे, प्रारंभिक काल रखा, माध्यमिक काल रखा, इन तीनों को उन्होंने 2-2 भागों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक काल को किस नाम से पुकारा, तो उन्होंने कौन सा नाम दिया, वीरगाथा काल। राम कुमार वर्मा ने प्रारंभिक काल की कितनों भागों में बांटा, राम कुमार वर्मा ने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा, कौन से, संधि काल एवं चारण काल। राम कुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या निर्धारित किया, देखिए संवत है, याद रखिएगा संवत कौन सा हो जाएगा, 750 से 1000 तक संधि काल रखा, और उसके बाद 1000 से जो आगे रखा, जैसे इस प्रश्न में है राम कुमार वर्मा ने चारण काल का समय क्या निर्धारित किया, तो राम कुमार वर्मा ने चारण काल का समय निर्धारित किया 1000 से 1375 संवत। इसका उत्तर हो जाएगा 750 से 1000, और उसके बाद उत्तर हो जाएगा 1050 से 1375।
अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रारंभिक काल को किस नाम से पुकारा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम से पुकारा और जो स्वीकार किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय सेम मतलब 25 साल कम और संवत में उन्हीं के बराबर माना जो शुक्ल जी ने माना है। मतलब क्या माना था शुक्ल जी ने 1050 से 1375 और इन्होंने माना है 1000 से 1350। थोड़ा सा फर्क है इसमें, लेकिन लगभग सेम ही जैसा है। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल का समय माना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल का समय माना है 1900 से अब तक। संवत में है, ये याद रखिएगा। संवत में इन्होंने लिखा, सिर्फ गणपति चंद्रगुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने संवत का उपयोग नहीं किया है, बाकी सभी ने संवत का उपयोग किया है। आप पिछली जब मेरी वीडियो में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, वहाँ पूरा मैंने श्रेणियों में बांटा है हर चीज़। अगला प्रश्न है, गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल का समय निर्धारित किया है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल का समय निर्धारित किया है 1184 से 1350 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को गणपति चंद्रगुप्त ने किस नाम से पुकारा है? तो रीतिकाल को गणपति चंद्रगुप्त ने पूर्व मध्यकाल के नाम से पुकारा होगा। मेरे हिसाब से 1 मिनट रुक जाइए, इसका उत्तर होगा रीतिकाल को गणपति चंद्रगुप्त ने किस नाम से पुकारा है? तो इसका होगा उत्तर मध्यकाल। सॉरी, उत्तर मध्यकाल इसलिए होगा, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल को कहेंगे और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहेंगे। पहले पूर्व होता है फिर उत्तर होता है। उत्तर मतलब जब ढल रहा हो, मतलब जो शताब्दी है वो खत्म हो रही हो। इसके बाद अगला है, नगेंद्र ने भारतेंदु युग का नामकरण किया है। नगेंद्र ने भारतेंदु युग को क्या नामकरण किया है? पुनर्जागरण काल। और जागरण से सुधार काल नगेंद्र ने किस काल को कहा है? तो उसका उत्तर होगा द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग को क्या कहा है? पुनर्जागरण काल। और जागरण सुधार काल किसको कहा है? द्विवेदी युग को। बच्चन सिंह ने प्रारंभिक काल को संज्ञा क्या दी है? बच्चन सिंह ने प्रारंभिक काल को क्या कहा था? अपभ्रंश काल। उसके बाद बच्चन सिंह ने रीतिकाल का समय निर्धारित किया है। तो बच्चन सिंह ने रीतिकाल का समय क्या माना? 1650 से 1857। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है एडविन ग्रीव्स ने। और अंतिम प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है? तो इसका उत्तर होगा FEK ने। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।